नमस्कार टीवी नाइन राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और देखिए ये है 8 PM शो जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की हर उस बड़ी खबर की जो सियासी गलियारों या सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। तो देखिए आज सबसे ज्यादा चर्चा अंतर उपचुनाव के बाद आज तक अगर किसी की हो रही है तो वो है बीजेपी की हार की, बीजेपी में चल रही अंतरकलह की, या कह सकते हैं कि गुटबाजी की, या ये कह सकते हैं कि समन्वय की कहीं ना कहीं बीजेपी में कमी रही। और यही वजह बनी है जो कांग्रेस को संजीवनी मिली, एकजुटता से उन्होंने लड़ाई की। और प्रमोद जैन भाया लगातार पहले राउंड से आगे चलते हुए और जीत की तरफ उनका लगातार जो मार्जिन था वो बढ़ता चला गया। तो खैर अब जो खबर है वो है अटरू से विधायक राधेश्याम बेरवा की। देखिए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर वो फोन पर किसी अधिकारी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें वो उनको हड़का रहे कि क्या लोगों को रोज रोज परेशान करने में आपको मजा आता है, और ये सारा सत्यानाश कर रखा है आप लोगों ने। तो देखिए बताया ये भी जा रहा है कि राधेश्याम बेरवा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और उसी दौरान उन्होंने अधिकारी को फोन लगाकर ये बात की, जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या अधिकारी हावी हो गए, कि अफसरशाही अब राजस्थान में हो गई है। अधिकारियों से सिर्फ कुछ एक ही विधायक नाराज है, तो इसी को लेके बात करेंगे मुनीश अरोड़ा सर से, सीनियर जर्नलिस्ट है और राजस्थान की राजनीति पर खास नजर वो बनाए रखते हैं। मुनीश सर सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अंता में हार की वजह बीजेपी की यही बनी है कि समन्वय की कमी है, और कहीं ना कहीं अंतर कले अंदर खाने चल रही है, और जो कि इस अंतर उपचुनाव में जाहिर भी हुई है। है कि अंतर चुनाव के बाद जो हालत रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे हालात तो पैदा नहीं कर रही, मगर जो कमोबेश स्थिति वही थी जो अपन लोग डिक्लेयर बहुत पहले से डिस्कस करते रहे थे और बताते रहे थे कि प्रमोद जैन भाया के 91,000 के आसपास उन्होंने वोट गेन किए हुए अंता में है, तो कितना भी टूटेगा तो कहाँ तक टूटेगा, क्योंकि उसके बाद जो सेकंड चुनाव हुआ था तो भी 63,000 वो लेके आए थे। तो कमोबेश स्थिति वही रही। जो नरेश मीणा ने वो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा डिच किया बनिस्पत की प्रमोद जैन भाया को। प्रमोद जैन भाया अपने इंटैक्ट वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में कामयाब हुई, रही एक बात। नंबर दो बात, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी वहां जीती, ये यक्ष प्रश्न है, जबकि अधिकारी उनके हैं, लोग उनके हैं, वसुंधरा राजे वहां से हैं, भजन लाल शर्मा ने उनके साथ एक जीप के ऊपर रोड शो किया, उसके बाद भी क्या कारण रहे। और जो दो पॉइंट को आप जोड़ना चाह रहे हैं कि अधिकारियों का जो वर्किंग स्टाइल है, क्या वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को खराब कर रहा है? हाँ, इसका उत्तर हाँ है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उसको जिस तरह से नकेल कसनी चाहिए थी प्रशासन की, वो नहीं कसी। और वही कारण था कि प्रशासन का जो मुखिया सीएस होता है उसका जो ट्रांसफर ऑर्डर आया, उनको सेंट्रल में भेजा गया और वहां से श्रीनिवासन को यहाँ लाया, सुधांशु पंस को भेजा गया, श्रीनिवासन को यहाँ लाया, वो भी चुनाव के मिड में। बड़ा आश्चर्य की बात है, कभी ऐसा नहीं होता। जब एक तरफ उपचुनाव चल रहा हो और उसके बीच में एक चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया जाए, तो इसका मतलब सरकार के पास ये बात तो पहुंच रही है कि अधिकारी राज्य में काम नहीं कर रहे हैं। ये बात तो, अधिकारी काम क्या कर रहे हैं, वो अपनी जेबें भर रहे हैं, पूरी तरह छूट मिली हुई है उनको। आप पूरे राज्य में उठा के देख लो, हाई कोर्ट से कितने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे अधिकारियों के खिलाफ। आप कहिए सीएस को वो बताएं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने लगे हैं और क्या हालात बने। जिस दिन हाई कोर्ट अपने पे आ गया और इनको नाप दिया तो अधिकारी आधे जेलों में नजर आएंगे। इतने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टों का ये मजाक बना के बैठे हुए हैं। नंबर दो, जो नए चीफ सेक्रेटरी आए उन्होंने आते ही क्या किया है पता है आपको? संपर्क पोर्टल को जो किया है उसको उस पे नजर रखिए। और क्योंकि हो ये रहा था राज्य में पिछले 2 साल से कि संपर्क पोर्टल पे जो भी शिकायतें जा रही थी, कहने को तो मुख्यमंत्री का संपर्क पोर्टल है जहां आप अपनी ग्रीवांस दायर की, अधिकारियों ने उसका मजाक बना के रख दिया। बगैर प्रॉब्लम को सॉल्व किए
एक लाइन लिख दी जाती है, अब प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, इसलिए ये इसको निरस्त किया जाता है। आदमी बाद में लिख के देता, सबको कहाँ सॉल्व हुआ? मेरी प्रॉब्लम तो अभी तक वहीं की वहीं खड़ी है। एक उदाहरण मैं देता हूं मेरा खुद का। मैंने खुद ने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा और डायरेक्टर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन को लेटर लिखा। मेरी वाइफ 2020 में रिटायर हुई थी जून के अंदर। उनको पीएफ और जीपीएफ वगैरह छुट्टियां सैंक्शन करने के बाद जो इनकैशमेंट आना चाहिए था वो आया 2 साल बाद में। आरएसआर का रूल ये कहता है कि अगर आपका किसी भी कर्मचारी का वेतन लेट होता है, ये सुधांशु गुप्ता जी के साथ हो रहा है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं राजस्थान के, उनके साथ उनका पेंशन रोकी हुई है। आज की खबर है ये, और उसमें ये लिखा हुआ है आरएसआर के अंदर, अगर पेमेंट डिले होता है तो आपको 9% ब्याज देना पड़ेगा। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है आरएसआर के अंदर, कोई पालन कर रहा ही नहीं रहा। और जब संपर्क पोर्टल पे खबर आई, सूचना डाली गई चीफ मिनिस्टर कार्यालय द्वारा, आज तक कोई लिखित में जवाब नहीं आया। इससे बेशर्म सरकार क्या होगी? आप जवाब तक नहीं देते चिट्ठियों का, और संपर्क पोर्टल पे आप कह देते कि हमने निस्तारण कर दिया। ये सिर्फ अंता का नहीं है, ये सिर्फ राधेश्याम बेरवा की प्रॉब्लम नहीं है, ये आम जनता का दर्द है। आम जनता का सुनने वाला कोई दिन दौरी नहीं है। अभी एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। उदयपुर में 70 घर तोड़ दिए गए, बवाल मचा, काफी प्रशासन पे दबाव आया, तो राहुल जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये देखिए दोनों नक्शे हमारे पास हैं। 2023 तक यहाँ पे कोई भी बस्ती नहीं थी, 2023 के बाद यहाँ मकान बन गए, तो अब इसको तोड़ना तो था ही हमने, क्योंकि इलीगल बने। सवाल ये नहीं है राहुल जी कि आपने इलीगल तोड़ा। इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां भी हो रहे हैं, ये स्टैंडिंग ऑर्डर से वहां तोड़ दिए जाए, ताकि सही तरह से शहरों का विकास हो, गांव का विकास हो, सब जगह का विकास हो। मगर वो बने कैसे? क्या कर रहे थे आपके पटवारी? क्या कर रहे थे आपके आरआई? क्या कर रहे थे आपके अधिकारी जिन्होंने पैसे खा के वो निर्माण होने दिया? सवाल ये है, आपने देश की जो पूंजी है उसका नुकसान किया है। घर तोड़ा वो एक अलग इशू है, किसी ने कमाई कहां से लाई, कैसे लगाई, किस तरह से उसकी जिंदगी खराब हुई, मगर जो ताकत वहां पे लगी बनाने में, निर्माण में, वो देश की शक्ति थी, वो देश का सीमेंट था, जो देश के खानों से निकाला गया, उसका उत्पादन में देश की बिजली लगी, राज्य की बिजली लगी, लोहा उत्पाद होकर आया, उसके ऊपर बिजली लगी, उस पर श्रम गया, आपने उसका नुकसान किया है। ये सवाल कोई नहीं उठाता पूरे राज्य में, कि निर्माणों को जब तोड़ा जाता है तो उस पर जो खर्च होता है वो देश की अमूल्य निधि है। क्योंकि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है कि खनन की भी एक सीमा है, उसके बाद खनन खत्म हो जाएंगे। ये प्रेशियस है, इनको संभाल के रखो। आप उसका इस तरह से मजाक बना रहे हैं। सड़क बनती है, 10 दिन बाद तोड़नी पड़ती है आपको। क्या मजाक है इस देश के अंदर? कोई वैल्यू पूछने वाला है नहीं। एक रेलवे स्टेशन 5 साल बना, ये उम्मीद के साथ बना कि 25 साल तक चढ़ेगा, 5 साल बाद तोड़ दिया गया। किस तरह से मजाक हो रहा है इस देश के अंदर? किस तरह से लोगों को इस साथ छलावा किया जा रहा है, किस तरह से उनके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से जनता को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? कोई है जवाब देने वाला? न्यायालय बिल्कुल सही कहते हैं कि जो निर्माण बगैर परमिशन के बन रहा है उसको तोड़ा जाए, मगर वो जो पूंजी लगी है, वो जो देश का पैसा लगा, उसके लिए कौन सोच रहा है? देश के बारे में कौन सोच रहा है? ऑर्डर तो सही है, झीलों के अंदर अतिक्रमण हो गया। एक आज ही खबर लगी है रूपसागर तालाब को लेकर उदयपुर में, कि इससे पहले तो ये 30 सेक्टर का था, 10 सेक्टर का रह गया। कैसे इतना निर्माण हो गया वहां पे? किसने करने दिया? कौन अधिकारी इन्वॉल्व है? कौन राजनेता इन्वॉल्व है? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती? कौन भूमाफियाओं के हाथ में खेल रहा है?
सरिस्का के अंदर होटल बनते ही जा रही है, खनन के क्षेत्र में आप अरावली के अंदर खोदते चले जा रहे हैं, रेती का भूमाफिया चल रहा। आखिर क्या हो रहा है? ये कौन से लोकतंत्र में हम जी रहे हैं? खबर बनती है, खत्म हो जाती है, 5 दिन बाद याद ही नहीं रहता। अभी एक खबर और दूं, हाई कोर्ट ने आदेश दिया झील संरक्षण समिति बनी है उसको लेकर के कि वो निर्देशों का पालन करें या वास्तविक रिपोर्ट पेश करें। बहुत सही है, मगर हाई कोर्ट को बार बार निर्देश क्यों देने पड़ रहे हैं? क्यों नहीं हाई कोर्ट डंडा चला रही? क्यों नहीं अधिकारियों को बाध्य किया जा रहा कि अगर फतेह सागर क्षेत्र का जो क्षेत्र कम हो गया, 4.5 किलोमीटर से घटा के 2.5-3 किलोमीटर का कर दिया, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कैसे पहाड़ों पे निर्माण हो रहे हैं? कौन अनुमति दे रहा है उनको? पहाड़ आत्मा है, आप उसको खुद बुद्ध कर रहे हैं। जंगलों में आज आपने खुद ने पढ़ी होगी खबर, चीता मुख्यमंत्री के ये जो सिविल लाइंस में घूम के चले गए। जी बिल्कुल, कल की खबर है, मंत्री के घर के अंदर चीता जाके छुप गया, हमें पता नहीं कहां से आ गया। अरे आपने जंगल छोड़ा ही नहीं है, जंगलों का सत्यानाश कर दिया आपने, और खबर बना रहे मंत्री के यहाँ चीता आ गया, 2 साल का लेपर्ड आ गया। कहां जाएगा वो? जब आप इस तरह का जो कृत्य करते जा रहे हैं, अधिकारी वर्ग इसके लिए पूरा दोषी है। आज जितने हालात सिविल ये आज झलाना में तो आता ही था, पहले भी लेपर्ड आया है, वन क्षेत्र है उसके पास में, झलाना के अंदर क्या हो रहा है? कहां कंट्रोल है? अनऑथराइज कॉलोनी जयपुर में किस तरह से बनती जा रही है? क्यों नहीं उनको कब्जे में लिया जाता? आप फिर उसके बाद राजनेता दबाव डालते हैं कि साहब ये इसको मत तोड़ो, इसको यूं मत करो, इसको यूं मत करो, सड़क को यूं करो, वो क्यों करो? इलीगल काम आप कर रहे हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन आप होने दे रहे हो, अधिकारियों से मिली भगत आप कर रहे हो, जनता परेशान हो रही है। तो उसके अंदर आज जिसका मकान टूटता है उसकी आत्मा से पूछो क्या बीतती है उसके ऊपर। पहले बनने ही मत दो ना। जी हाँ सर, लेकिन देखिए ये तो अफसरशाही जो हावी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार पे ही दोष, जिस तरह आप भी देखिए बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपने वो लेटर भी देखा होगा कि प्रताप सिंह जी का जो लेटर वायरल हुआ था। वो विधायक है बीजेपी के। पहले उन्होंने नाराजगी जाहिर की, जब फिर भी काम नहीं बन पाया, उनको नहीं बुलाया गया अंता के लिए, तो फिर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से इसकी शिकायत की। तो क्या बीजेपी में भी सब कुछ अब ठीक नहीं चल रहा है? तो आपने पूछा है कि क्या बीजेपी में भी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? बीजेपी में सही चल रहा होता तो सुधांशु पथ को इस तरह से जाना नहीं पड़ता। बीजेपी में सही नहीं चल रहा। मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो हम लंबे समय से सुनते ही आ रहे हैं, आज मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला, आज ये होने वाला। मंत्रियों के खिलाफ भी शिकायत है, मंत्री इफेक्टिव नहीं है। वसुंधरा राजे को तो अंतर चुनाव के बाद बिल्कुल जो उनको जो हाइट मिलनी चाहिए थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया अंतर चुनाव आने के बाद। तो कहीं ना कहीं तो पार्टी के भीतर कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है ना। अगर सब कुछ ठीक हो रहा था तो इस तरह की बातें ही नहीं उठती कि मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि प्रभावी नहीं है। किरोड़ी मीना के साथ जो हालात रहे हैं पिछली बार वो हमने देखे ही है, और कई मंत्रियों के तो आप शायद नाम भी नहीं जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है। जब मंत्री इफेक्टिव नहीं होगा, वो जिलों में नहीं जाएगा और मंत्री खाली अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित हो जाएगा, तो राज्य की जनता का कौन धनी दो रही है? कौन सुनने वाला है? देवनानी जी जैसे मंत्री रहे जो पूरे राज्य को नापते थे, आज विधानसभा अध्यक्ष बन गए, उनकी मजबूरी हो गई। मैंने देखा उनको कारों को लेकर घूमते। भैरव सिंह शेखावत पूरे राज्य में, गुलाब सिंह शेखावत जाते ही थे ना। ऐसे नेता अब कहाँ बचे हैं जो नाम जिनको पहचाना जाए? जाट नेता भी कई हुए हैं जो पूरे राज्य में पहचाने जाते हैं, उनकी अपनी एक पहचान थी, उनके नाम से अफसर ध्यान देते हैं। आज कौन ऐसा अफसर बचा है जो नेता बचा है जो जिससे अफसरों को खो पाता? ले दे के किरोड़ी दिखता है,
किरोड़े बेचारा जी कितना दौड़ेगा, जी उसने जहाँ जहाँ इफेक्टिव काम किया, वहां वहां बाद में वो लोग सब छूट के आ गए बाहर। जितनी जितनी जगहों पर उन्होंने छापे डाले जी और नकली खाद जी का मामला उठाया या और मामला उठाया, क्या हुआ? उस पर कोई इफेक्टिव कार्रवाई दिखा आपको? मदन दिलावर बोलते हैं तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं आप तो, कि साहब ये डिसीजन नहीं लेते, सही से काम नहीं कर रहे शिक्षा में। बात भी सही है, 12,000 से ज्यादा वाइस प्रिंसिपलों को अभी तक पोस्टिंग नहीं दे सके आप। सवाल तो खड़े होंगे, लोग तो पूछेंगे साहब क्यों आप उनको, अगर वही रखना था फिर प्रमोशन ही क्यों किया वाइस प्रिंसिपल का? वाइस प्रिंसिपल का अपना एक रोल है स्कूलों के अंदर। इसी प्रकार राज्य में अदालतों को ले लीजिए, वहां भी पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, लोगों को न्याय मिल ही नहीं रहा। हाई कोर्ट बेंच को लेकर के लोग हड़ताल कर रहे हैं। जोधपुर तो सिर्फ इसलिए हड़ताल कर रहा है कि यूनिफाइड हो, एक ही जगह पे हो, एकीकरण हो। जी जयपुर जी वाले अलग कर रहे हैं, कोटा अलग कर रहा है, बीकानेर कर रहा है, उदयपुर कर रहा है। 40-40 साल हो गए हड़ताल होते हुए, कोई सुनने वाला ही नहीं। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। समस्याएं बहुत है सर। समस्याएं कई है, और देखिए अंता से बीजेपी ने एक बड़ा सबक लिया है। सबसे पहले तो मदन राठौड़ ने ही उसकी जिम्मेदारी ली थी हार की। इसके बाद जोगाराम पटेल का भी, जो मंत्री है पेंशन सरकार में, उनका भी बयान आया है कि हम कहीं ना कहीं जनता तक ये संदेश नहीं पहुंचा पाए, हम अपने कामों को नहीं पहुंचा पाए, और उनको संदेश कहीं ना कहीं हमारी वहां पर हार हुई है। अब देखिए जनता की हार के बाद क्या सबक लेगी और क्या आगे चीजों में हमें सुधार नजर आएगा, वो हम आपको टीवी 9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। फिलहाल आज के पीएम शो में इतना ही, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जानकारी हमारे साथ साझा की। और जो भी राजस्थान की खबरों को लेके जो बड़ी चर्चाएं होंगी, एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे पीएम शो में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।